बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 फाइंड द फॉलोइंग रिलेशंस इन ए, स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो यहाँ पे कुछ रिलेशन दिए गए हैं, ठीक है। 1 2 3 4 रिलेशंस दिए गए हैं और इन रिलेशंस को हमने इनकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक रिलेशन फाइंड करने पड़ेगा ए के साथ, ठीक है। यानी इस ए का ए के साथ ही हमने रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। हमारे पास जो ए सेट की वैल्यू है वो है 1 2 3 4, ठीक है। और इसका हमने ए के साथ ही रिलेशन फाइंड करना है, यानी ए क्रॉस ए हमने फाइंड करना है, ठीक है। पहले ए है तो यहाँ ए सेट की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 1 2 3 4, ठीक है। फिर क्रॉस है तो यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे और फिर दोबारा ए है तो यहाँ दोबारा से ए की वैल्यू को लिखेंगे, वो है 1 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह ए क्रॉस ए का रिलेशन अब हम फाइंड करने लगे हैं, ठीक है। अब रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमने एक कर्ली ब्रैकेट यूज़ करनी होती है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट में पहले इस 1 के साथ हमें इन सब का रिलेशन फाइंड करना है। पहले 1 का इस 1 के साथ तो आ गया 1,1, ठीक है। फिर कॉमा लगा लेना है, फिर राउंड ब्रैकेट, ठीक है। अब 1 का 2 के साथ रिलेशन, ठीक है, 1,2 ये सेकंड हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अब 1 का 3 के साथ तो आ गया 1,3, ठीक है। अब 1 का 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 1,4। तो इस तरह सबसे पहले इस 1 के साथ हमने 1 बाय 1 इन सब का रिलेशन लिख लेना है, ठीक है। अब इस 2 के साथ लिखेंगे, 2 को पहले 1 के साथ, ठीक है, 2,1 और फिर इस 2 को सेकंड वाले के साथ 2,2 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 2 को 2 के साथ करने के बाद अब 2 का 3 के साथ, ठीक है। यानी हर एक के साथ हमने इसको फाइंड करना है। फिर 2 को 4 के साथ तो आ गया 2,4। तो इस तरह 2 के साथ भी हमने इन सब का 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 और 2 4 फाइंड कर लिया, ठीक है। अब 3 के साथ करेंगे, 3 और 1 का, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 3,1, ठीक है। और उसके बाद आगे 3 का 1 के बाद 2 के साथ 3,2 आ गया। अब 3 का 3 के साथ तो आ जाएगा 3,3, ठीक है। अब 3 का करेंगे 4 के साथ तो आ जाएगा 3,4, ठीक है। तो इस तरह 1 बाय 1 सबके साथ हमने 3 का भी फाइंड कर लिया, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे हमारे पास अब है 4 को पहले 1 के साथ, ठीक है, 4 1 आ गया। अब 4 को 2 के साथ तो आ जाएगा 4,2, ठीक है। और उसके बाद अब 4 का 3 के साथ आ जाएगा, ठीक है, 4,3 आ गया। उसके बाद 4 का 4 के साथ तो आ गया 4,4, ठीक है। इस तरह सबका रिलेशन हमने पहले 1 का इन सब के साथ, फिर 2 का इन सब के साथ, 3 का और फिर 4 का। तो स्टार्ट में भी कर्ली ब्रैकेट और लास्ट में भी कर्ली ब्रैकेट के साथ इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमने रिलेशन यहाँ पे फाइंड करना है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे और ये है हमारे पास इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो यहाँ पे है कर्ली ब्रैकेट x, y सच डेट y इज इक्वल टू x, ठीक है, x, y सच डेट y इज इक्वल टू x। अब ये जो हमारे पास a क्रॉस a का सेट आया है, इस सेट में हमें x, y, तो ये पहली वैल्यू x की है, दूसरी वैल्यू y की है, पहली x की दूसरी y की। तो वो कह रहा है सच डेट वो वाले हमने इनमें से रिलेशन लेने हैं जिसमें y इज इक्वल है x के, ठीक है। यानी वो वाले रिलेशन लेने हैं जिसमें दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है। अब जैसे कि यहाँ पे देखें सबसे पहला है जो ये है 1,1, इसमें देखें ये x भी 1 है y भी 1 है, ठीक है, पहली वैल्यू x की दूसरी y की। तो 1 और 1 क्या है, y इज इक्वल टू x का रिलेशन है, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास रिलेशन है इसको हम R1 के साथ जो है वो लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम चूज करेंगे अपनी वैल्यू में से ये जो हमारे पास a क्रॉस a का रिलेशन आया इसमें से कि वो कौन कौन से हमारे पास पेयर्स हैं x, y के जिसमें y इक्वल है x के। तो सबसे पहला पेयर आ जाएगा 1,1 का, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो ये दोनों डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी। उसके बाद देखें 2,2, इसमें भी y भी 2 है और x भी 2 है, यानी y इक्वल है x के, तो आ जाएगा 2,2, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो उसके बाद देखें 3,3, तो ये आ जाएगा जिसमें y इक्वल है x के,
तो 3,3 आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलें तो लास्ट में ये देखें 4,4, तो y इक्वल है इसमें x के, तो यहाँ आ गया 4,4। तो ये हमने a क्रॉस a में से सारे फाइंड कर लिया। अब उसने कहा है स्टेट द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। ये जो रिलेशन है हमारे पास, इसकी डोमेन और रेंज अब हमने फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास रिलेशन आया है, अब इसकी हम डोमेन निकालेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन इज इक्वल टू डोमेन R1, ठीक है, यानी इस R1 की डोमेन। डोमेन वो एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे पास पहली वाली वैल्यूज होती हैं, यानी x की तमाम वैल्यूज हमारी डोमेन होती है, ठीक है। यानी जो पहले नंबर्स होते हैं हमारे पेयर्स में वो डोमेन कहलाते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? 1, फिर 2, फिर उसके बाद ये 3 है, और फिर उसके बाद ये 4, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ गई। और दूसरी चीज़ हमने फाइंड करनी है इसी रिलेशन की रेंज R1, ठीक है। और रेंज क्या होती है? जो हमारे पास सेकंड वैल्यू होती है हमारे पेयर में, यानी y की वैल्यू, ठीक है। जैसे ये 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, ठीक है। तो ये हमारी रेंज है 1, 2, 3, 4, यानी सेकंड वाली वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो इस अंदाज से हमने इस फर्स्ट पार्ट का जो है रिलेशन, इसकी डोमेन और रेंज फाइंड की है, ठीक है। अब इसी सेट को a क्रॉस a को फाइंड करते हुए हम इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको हम R2 का नाम दे लेते हैं इस रिलेशन को, ठीक है। तो इस रिलेशन में वो कह रहा है x, y एक ऐसा पेयर लें सच दैट जिसमें y में हम अगर x प्लस करें तो आंसर इक्वल आना चाहिए 5 के। यानी हमने वो पेयर्स लेने हैं जिसमें x और y को प्लस करने से 5 आंसर आता हो। जैसे फर्स्ट में देखें 1 + 1 2 हो जाता है, 2 + 1 3 आता है, 3 + 1 4 आता है। ये देखें 4 + 1 ये y है, ये x है, तो 4 + 1 कितना हो जाता है? 5, ठीक है। तो हमने वो वाले पेयर्स लेने हैं जिसमें y + x इक्वल आता है 5 के। तो ये वाला वो पेयर है 1,4 का जिसमें इन दोनों को प्लस करने से आंसर 5 के इक्वल आता है। तो हम इसको लिख लेंगे सबसे पहले रिलेशन में, ठीक है, 1,4, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। तो आगे देखें 2 + 1 3, 2 2 4 होता है। उसके बाद 2,3 है, ठीक है। तो ये देखें 3 + 2 y में x प्लस किया तो 5 हो गया, ठीक है। तो ये 2,3 भी एक ऐसा पेयर है जिन दोनों को प्लस करने से आंसर इक्वल 5 आता है, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 3 + 2 + 4 6 हो जाता है, 3 + 1 4 हो जाता है, 3 और 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है 3,2, इन दोनों को भी प्लस करें हम 2 + 3 y में x प्लस करें तो क्या आ जाता है? 5, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे 3,2, ठीक है। आगे चलते हैं 3 + 3 6 हो जाता है, 3 + 4 7, 4 + 1 5, ठीक है। ये देखिए 1 और 4 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5, y में x को प्लस करेंगे तो 5 आना चाहिए। तो ये 4,1 हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे 4 + 2 6 होता है, 4 + 3 7 होता है, 4 + 4 8 हो जाता है। तो ये हमारे पास जो है इस रिलेशन के पेयर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब इसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है और रेंज फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे डोमेन R2 इज इक्वल टू, तो डोमेन पहले वाले नंबर्स होते हैं हमारे पेयर के अंदर, ठीक है। तो पहला है 1, सेकेंड है 2, उसके बाद है 3, ठीक है, और उसके बाद है 4, ठीक है। तो ये हमने सारे जो है वो डोमेन के अंदर लिख लिए, ठीक है। अब हम रेंज लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा रेंज R2 की, ठीक है। तो रेंज जो है वो हमारे पेयर में सेकंड वैल्यू को कहते हैं। तो सेकंड वैल्यू फर्स्ट पेयर में है 4, तो आ गया 4, फिर उसके बाद है 3, तो आ गया यहाँ पे 3, उसके बाद है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और उसके बाद है हमारे पास 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। तो यूँ हमने सेकेंड रिलेशन की भी डोमेन और रेंज लिख ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो इसमें जो हमारे पास रिलेशन है वो है x, y का पेयर सच दैट x + y < 5, ठीक है। यानी इसको हम R3 का नाम दे लेते हैं। अब हमने x और y के वो पेयर्स लेने हैं जिसमें x और y की वैल्यू को प्लस करने से आंसर 5 से छोटा आना चाहिए। ये < का सिंबल है, ठीक है। x और y को प्लस करने से आंसर 5 से छोटा आना चाहिए, ठीक है। देखें सबसे पहला नंबर 1,1 है, ठीक है। इन दोनों को प्लस करें तो 2 आता है। तो 2 क्या है? 5 से लेस है, तो हम इसको लिख लेंगे, ठीक है। 1,1 ये पहला आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे देखें सेकंड में
1 और 2 इन दोनों को प्लस करें तो क्या आता है 3 आता है, जो कि 5 से छोटा है, तो इसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो आ गया 1,2। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। तो उसके बाद है 1,3, तो 3 + 1 4 होते हैं, ये भी 5 से छोटा है। ठीक है, तो हम इसको भी लिख लेंगे 1,3। तो यहाँ पे आ गया 1,3। उसके बाद आगे चलें तो 1,4 है, तो ये 5 हो जाता है और हमें 5 से छोटा चाहिए। उसके बाद 2 + 1 3 हो जाता है। ठीक है, 5 से लेस देन है, तो इसको हम लिख लेंगे 2,1। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,1। उसके बाद आगे नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट है 2,2, तो ये 4 होता है, ये भी 5 से छोटा है, तो ये भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2,2। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलें तो 2 + 3 5 हो जाता है। ठीक है, और इसको भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 5 से छोटा चाहिए। 2 + 4 6 होता है और ये भी 5 से ग्रेटर है, हमें 5 से छोटा चाहिए नंबर। 3 और 1 4 होते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे क्योंकि ये दोनों को प्लस करके 5 से छोटा नंबर आ रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है 3 + 2 5, 3 + 3 6, 3 + 4 7, ये भी नहीं आएगा। 4 + 1 5, 4 + 2 6, 4 + 3 7, 4 + 4 8, तो ये सारे ग्रेटर हैं, ये नहीं आएंगे। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, अब इस R3 की हमने डोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन R3 = 2। ठीक है, तो डोमेन पहले वाले नंबर्स हैं 1 1। अब देखें 1 2 दफ़ा आ रहा है, तो 1 को 2 दफ़ा नहीं हमने लिखना, बल्कि एक ही दफ़ा लिखना है। ठीक है, जब भी डोमेन या रेंज लिखते हैं तो कोई नंबर अगर रिपीट हो रहा हो तो उसको 1 टाइम ही लिखते हैं। ठीक है, फिर 1 आ रहा है, सेकंड में भी 1 आ रहा है, थर्ड में भी, इसमें फिर 2 है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद आगे फिर 2 आ रहा है, 2 को रिपीट नहीं करेंगे। फिर आगे 3 आ रहा है तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी। उसके बाद रेंज लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेंज R3 = 2। तो रेंज सेकंड वाला नंबर होता है मेरे पेयर का, तो सबसे पहले 1, तो आ गया 1। उसके बाद है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद नेक्स्ट है 3, तो 3 आ जाएगा। उसके बाद फिर 1 है, तो 1 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर 2 है, 2 भी ऑलरेडी लिख चुके हैं। फिर 1 है, तो 1 भी ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। तो ये हमारे पास इसकी रेंज में आ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फोर्थ पार्ट है, लास्ट पार्ट है, तो इसको हम R4 का नाम दे लेते हैं। तो अब हमने x और y के वो पेयर्स लेने हैं जिसमें x और y को प्लस करें तो जो आंसर है वो 5 से ग्रेटर आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो अब हम जो है वो वाले x y के पेयर्स ढूंढते हैं जिनको प्लस करने से y से बड़ा आंसर आता है, यानी 5 से बड़ा आंसर आता है। ठीक है, 1 + 1 2 आता है, ये नहीं लिखेंगे। 1 + 2 3 आता है, ये भी नहीं आएगा। 1 + 3 4 होता है, ये भी नहीं आएगा। 1 + 4 5 आता है, ये भी नहीं आएगा, 5 से बड़ा नंबर चाहिए। उसके बाद है 2,1, तो 3 आता है, ये भी नहीं आएगा। 2 और 2 4 हो जाते हैं, ये भी नहीं आएगा। 2 + 3 5 होता है, ये भी नहीं आएगा। उसके बाद है 2,4, तो ये देखिए 6 आ रहा है जो कि 5 से बड़ा नंबर है। तो सबसे पहला नंबर आएगा 2,4। ठीक है, 2 और 4 को प्लस करें तो 6 आता है, इन दोनों को प्लस करने से 6 ग्रेटर है 5 से, तो वो वाला पेयर हमने लिख लेना है। उसके बाद आगे चलें तो 2 + 4 के बाद है 3 और 1 4, तो ये भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए। और 3 + 2 5, 5 भी नहीं चाहिए, 5 से बड़ा नंबर चाहिए। 3 + 3 6 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्योंकि 6 5 से ग्रेटर होता है, तो आ जाएगा 3,3। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो 3 + 4 7 होता है, तो ये भी 5 से बड़ा है, तो आ जाएगा 3,4। ठीक है, और आगे चलते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जो है 4 + 1 5, तो 5 भी हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि हमें 5 से बड़ा नंबर चाहिए। उसके बाद 4,2, तो ये आ जाएगा, इससे 6 आता है, तो हमें जो है 5 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 6 5 से बड़ा ही है। उसके बाद देखें 4 + 2 हो गया। उसके बाद 4,3, तो 4 और 3 7 होते हैं, ये भी 5 से बड़ा है। 4 और 3 7 से बड़ा है, तो 4,3 आ जाएगा नेक्स्ट। ठीक है, और उसके बाद आगे चलें तो लास्ट है 4 और 4 + 4 8 हो जाता है, तो ये भी 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4,4। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो R4 आ गया। ठीक है, अब हमने इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन R4 = 2। तो डोमेन हमारे पास फर्स्ट नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है 2, इसको लिख लिया। फिर नंबर है 3, इसको लिख लिया। फिर आगे फिर 3 आ रहा है, तो इसको हमने 1 टाइम ही लिखना है, रिपीट नहीं करते जब भी डोमेन और रेंज लिखते हैं। उसके बाद 4 आ रहा है, तो 4 लिख लेंगे। उसके बाद फिर 4 है, फिर 4 है, तो इसको
बार बार रिपीट नहीं किया जाता डोमेन और रेंज में, तो एक ही दफ़ा एक एलिमेंट को लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी रेंज लिखेंगे, रेंज R4 इज़ इक्वल टू, तो रेंज सेकंड वाले नंबर्स होते हैं, तो हमारे पास सेकंड नंबर में है 4, ठीक है, तो हम 4 यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और उसके बाद फिर 4 है, तो 4 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। उसके बाद है 2, तो 2 आ जाएगा, और उसके बाद है 3, तो 3 ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। फिर 4 है, तो 4 ऑलरेडी लिख चुके हुए हैं। तो ये हमारे पास जो है वो इसकी जो है वो रेंज आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट्स फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फिगर्स हैं, और इनमें से हमने बताना है कि कौन कौन सी फिगर जो है वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है, और अगर ये फिगर फंक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं तो वो किस टाइप का है, ऑफ विच टाइप, उस फंक्शन की टाइप बतानी है। तो सबसे पहले हम फिगर नंबर 1 को देखते हैं। फिगर नंबर 1 में देखें, हमारे पास यहाँ पे इनपुट में है 1 2 3 और आउटपुट में है ABCD। अब जो सबसे पहली इनपुट है वो है 1। इस 1 इनपुट से 2 आउटपुट्स निकल रही हैं। इस 1 से A भी आ रहा है और इस 1 से B भी आ रहा है। तो जब भी एक इनपुट से 2 आउटपुट आ रही हों तो वो फंक्शन नहीं होता। ये आपने याद रखना है कि एक इनपुट से 2 आउटपुट जब भी किसी फिगर में होंगी तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, तो ये फंक्शन नहीं है। तो लिहाजा इसके आंसर में हम लिखेंगे कि फिगर 1 डज नॉट, फिगर 1 जो है डज नॉट रिप्रेजेंट आ फंक्शन, ठीक है, कि फिगर 1 जो है वो एक फंक्शन को ही रिप्रेजेंट नहीं करती, ठीक है। अब इसकी जो रीज़न है वो, एक तो रीज़न इसकी ये है कि हमारे पास एक इनपुट है और इसकी 2 आउटपुट हैं, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास डोमेन कहलाती हैं और ये रेंज कहलाती हैं। तो अगर एक डोमेन से 2 हमारे पास जो है वो आउटपुट निकलें तो वो फंक्शन नहीं होती, ठीक है, यानी कभी भी डोमेन जो है वो रिपीट नहीं होती। अगर डोमेन रिपीट हो तो वो फंक्शन नहीं होता। तो लिहाजा हम इसका आंसर लिखेंगे फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन। अब फिगर नंबर 2 पे चलते हैं। तो फिगर नंबर 2 को अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन है जिसको 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शन कहते हैं, ठीक है, और इसको कलेक्टिवली इकट्ठा करके बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है, ठीक है। अब बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन f फ्रॉम a टू b इज सेड टू बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। a से b एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा इफ इट इज बोथ 1-to-1 एंड ऑन टू। अगर इसमें 1-to-1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बिटवीन द सेट a एंड b। अब यहाँ पे देखें, a सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो है a b c और b सेट के एलिमेंट्स हैं x y z। अब देखें, इस a का z के साथ रिलेशन है, ठीक है, b का x के साथ एक रिलेशन है और c का y के साथ एक रिलेशन है, यानी हर इनपुट का एक आउटपुट है। इस इनपुट का ये एक अलग इनपुट है, इस c का एक अपना अलग पुट है, तो हर इनपुट का एक अपना अपना आउटपुट है। यानी इसका अगर हम फंक्शन लिखें तो वो ये बनेगा a, z, ठीक है, ये एक इसका रिलेशन, फिर b, x ये इसका रिलेशन, और फिर c, y ये इसका रिलेशन। तो इस तरह से ये फंक्शन बनेगा। अब देखिए, हर एंट्री की एक आउटपुट है, हर एंट्री की अपनी एक यूनिक आउटपुट है। तो इस केस के अंदर हम इसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन और 1-to-1 क्रॉसपोंडेंस बिटवीन द सेट a एंड b। तो अपनी इस डायग्राम में भी अगर हम देखें तो इस a इनपुट का अपना एक यूनिक आउटपुट है 1, इस b की अपनी एक आउटपुट है 3, इस c की अपनी एक आउटपुट है वो है 5। तो जब भी हमारे पास इस तरह की डायग्राम हो कि हर इनपुट की अपनी एक सेपरेट आउटपुट हो, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे कि फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, कि फिगर 2 एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन
ठीक है, और उसने ये भी पूछा हुआ है ऑफ विच टाइप, तो इसकी टाइप बता देते हैं हम। फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन एंड इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। और ये कौन सा फंक्शन है? बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमने डिटेल से अंडरस्टैंड कर लिया, अगर हर इनपुट की अपनी एक यूनिक आउटपुट हो तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। फिगर नंबर 3 में आए तो यहाँ पे देखें हमारे पास 1 इनपुट है और इसकी अपनी एक आउटपुट है A, उसके बाद 2 एक इनपुट है और इसकी अपनी एक आउटपुट है B, इसी तरह 3 है और इसकी अपनी एक आउटपुट है C, ठीक है। तो हमने प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा है अगर हर इनपुट की अपनी एक सेपरेट आउटपुट हो तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। इसे 1-to-1 और ऑन-टू फंक्शन भी कहा जाता है, ठीक है। तो फिगर 2 और फिगर 3 दोनों देखें सेम है, तो लिहाजा इन दोनों में जो फंक्शन यूज हुआ है वो भी सेम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे फिगर 3 जो है वो एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। फिगर 3 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, और ये कौन सी टाइप है? विच इज बाइजेक्टिव फंक्शन, विच इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। अगर हर इनपुट की अपनी एक यूनिक आउटपुट हो तो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। 4th फिगर की जानिब चलते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास L का जो रिलेशन है वो X के साथ है और M का भी रिलेशन X के साथ है, ठीक है, जबकि N का रिलेशन जो है वो Z के साथ है। अब यहाँ पे देखें 3 इनपुट्स हैं और जबकि जो आउटपुट्स का रिजल्ट आ रहा है वो 2 का आ रहा है, और एक आउटपुट एक ऐसी है जो कि किसी का भी इमेज नहीं है, ठीक है। तो जब भी इस अंदाज से हमारे पास कोई केस हो कि हमारे पास जो आउटपुट्स हैं वो सारी यूज ना हो रही हो, यानी कोई एक आउटपुट बाकी रह जाए, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे देखें इस वाले फंक्शन में 1 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 4 के साथ, 5 का रिलेशन 6 के साथ, जबकि ये जो B सेट है इसके अंदर 8 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अजाफी है। तो ऐसा केस जिस भी फंक्शन में आए उसे हम कहते हैं इन-टू फंक्शन, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला है। अब इसमें और फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में फ़र्क एक दफ़ा देख लें कि फर्स्ट वाले में जो डोमेन थी उससे 2 आउटपुट निकल रही थी, इस वजह से ये फंक्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 2 इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है, यानी ये इसके ऑपोजिट है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इनपुट से सेम आउटपुट आ सकती है, यानी 2 अलग अलग इनपुट से एक आउटपुट आ सकती है, लेकिन एक इनपुट से 2 आउटपुट से नहीं आ सकती, वो फंक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे L का भी आउटपुट X है और M का भी आउटपुट X है, ठीक है, जबकि Y एक्स्ट्रा है इसमें, ठीक है। तो जब ये केस हो किसी भी फंक्शन के अंदर तो उसे हम कहते हैं इन-टू फंक्शन, ठीक है, जिसमें हमारे पास जो आउटपुट एंट्रीज हैं उसमें एक एंट्री अजाफी हो और वो किसी की भी इनपुट ना हो, ठीक है। तो इस केस के अंदर हम इसे कहेंगे इन-टू फंक्शन, ठीक है। तो हम फिगर 4 के बारे में लिखेंगे। फिगर 4 जो है वो एक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रही है। फिगर 4 रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन, ठीक है, और कौन सा फंक्शन है? विच इज इन-टू, ठीक है, इन-टू फंक्शन, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बुक पे भी इन-टू फंक्शन जो है उसकी एग्जाम्पल से समझा दिया।